नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हमारे साथ हैं श्रीमान विकास वैभव सर, आईपीएस हैं, और उनसे हम जानते हैं, वो चूँकि इतिहास में भी रुचि रखते हैं, उनसे जानते हैं विक्रमशिला महाविहार के बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। विक्रमशिला महाविहार के बारे में क्या बताया जाए। विक्रमशिला महाविहार तो प्रेरणा है जो आज भी प्रेरित करती है। भले वहाँ केवल अवशेष रह गए हों, पर अवशेषों में भी जो मौन में संदेश छुपा है इतना सशक्त है कि आज भी यदि उसको हमने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया तो फिर हम उसी ओर चले जाएंगे जो विक्रमशिला कभी थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1000 साल पहले ही पूरे तिब्बत में सभी लोगों ने अपने घर से सोना दान किया था, जो भी वो कर सके, और उसकी एक इस प्रकार से राशि एकत्रित की गई ताकि वहाँ से एक मंडली विक्रमशिला की ओर जा सके और विक्रमशिला जाकर कुछ भेंट स्वरूप इस प्रकार का उपहार दे जिससे लोग विक्रमशिला से किसी आचार्य को आमंत्रित किया जाए। तो जब लेकर पहुँचे तो आप समझ सकते हैं उस समय कितना कष्ट हुआ होगा आने में। ठंडे रास्तों से हिमालय से चलकर आए होंगे, जो राशि लेकर चले तो उसकी रक्षा भी करनी थी ताकि विक्रमशिला तक अच्छे से पहुँचे। परंतु जब पहली बार आए तो विक्रमशिला में चूँकि किसी आचार्य के पास समय नहीं था तो अस्वीकार हो गया। पुनः दोबारा जब आए तो 3 वर्ष लगे और तब विक्रमशिला से कोई आचार्य निकले, जिसमें हम जानते हैं आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान वहाँ से चले तिब्बत में। उन्होंने धर्म की शिक्षा दी, बहुत लोगों को दीक्षित किया, और जो वज्रयान का जो स्वरूप आज भी जीवित है, और हर तिब्बती जो कहीं भी रहता हो, चाहे तिब्बत में रहता हो, भारत में रहता हो, नेपाल में रहता हो, कहीं भी रहता हो, लेकिन उसके अंदर जो बीज हैं उसी समय के जो विक्रमशिला ने बोए थे। तो विक्रमशिला का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। पाल नरेश राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया और उसके बाद बहुत कम समय में ही उसने वह प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। और तिब्बत की तो पूरी संस्कृति को जन्म अगर किसी ने दिया तो विक्रमशिला ने ही दिया। और विक्रमशिला में जैसे आज हम लोग जाते हैं, अवशेष हैं जिसका उत्खनन हाल में हुआ, पटना विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ, बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा हुआ। अवशेषों के उत्खनन के पश्चात आज वहाँ जाने में आप एक टिकट खरीद के 5 रुपये का जा सकते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय की जब विक्रमशिला में यदि कोई जाना चाहता तो जाना आसान नहीं था, आपको परीक्षा देनी पड़ती थी। और हर द्वार के अपने द्वारपाल आचार्य थे जो नियुक्त थे, जो हर विषय में आपकी परीक्षा लेते थे, और जो व्यक्ति उस प्रकार से सिद्ध होता था कि उस लायक है तभी उसको प्रवेश मिलता था। तो बड़े ही अलग अलग विषयों पर पढ़ाई होती थी और व्याकरण से लेकर दर्शन के अनेक विषयों पर वहाँ के आचार्य बड़े प्रसिद्ध थे और उनकी ख्याति ऐसी थी कि बड़े दूर से लोग पढ़ने आते थे। सर, इतनी समृद्ध विरासत और इतना उपेक्षित, इसके पीछे क्या कर? देखो, उपेक्षित अगर देखा जाए तो बिहार में जितने भी प्राचीन जो स्थान हैं तो इतिहास में बड़े अग्रणी रहे, लेकिन कहीं कालांतर में कुछ न कुछ हुआ जिसका क्षय होता चला गया। और उपेक्षित तो सभी हैं, उसमें विक्रमशिला कुछ ज़्यादा उपेक्षित है। क्योंकि विक्रमशिला की स्थिति भी ऐसी है कि किसी एयरपोर्ट से भी बहुत दूर है और रेल हेड से भी बिल्कुल प्रॉपर लाइन में उस तरह से नहीं आता, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में भागलपुर जिला भी थोड़ा डिसकनेक्टेड सा प्रतीत होता है, पटना से भी दूर है, कहीं एयरपोर्ट से भी वहाँ नज़दीक में नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि जो क्षेत्र रहा उस क्षेत्र में जो अपेक्षाकृत विकास होना चाहिए था विक्रमशिला के पतन के बाद, उस प्रकार से हुआ नहीं। और बहुत सारे अन्य कारण भी हैं जिसमें हम समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रेरणा की बात करें तो जो प्रेरणा विक्रमशिला की कभी रही है, तो आज भी यदि हम पढ़ते हैं जो तिब्बती लेखकों ने लिखा है उसके बारे में, या जो संस्मरण उनके द्वारा लिखे गए हैं, तो हम समझते हैं कि क्या रही होगी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो संस्कृति उस समय की रही उसके आसपास के गाँवों में उस प्रकार के जो बौद्धिक अवशेष हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन वो डिस्कनेक्ट बहुत पुरानी बात नहीं, इसलिए उसको पुनः जीवित किया जा सकता है। तो अच्छी बात यह है कि अब इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चल रही है। जमीन भी अधिग्रहित होने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण है और शीघ्र ही होगा। लेकिन स्थानीय स्तर पर युवाओं को जोड़ना होगा, उनको अवगत कराना होगा आपकी संस्कृति क्या रही है। विक्रमशिला की भूमि यही है और यही वो भूमि है जिसने इस प्रकार की प्रेरणा का संचार उस समय किया था, तो आज भी हम कर सकते हैं। सर, उत्तर वाहिनी गंगा का तट और बाबा बटेश्वर नाथ का महादेव का धाम और वज्रयान की पढ़ाई और इतनी ज़्यादा विरासत रही है, और अपने तारनहार का बाट जो रही है, तो क्या तारनहार कोई बनेंगे? होगा तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, विक्रमशिला की जहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण आता है हमें ह्यून सांग का। ह्यून सांग चीनी यात्री थे, सभी जानते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत आए
अनेक स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया और लिखा। जब अंग प्रदेश में आए तो अंग प्रदेश में उन्होंने चंपा के आसपास जब खड़े थे तो उन्होंने इस स्थान का उल्लेख किया था, जिसमें बताया कि गंगा के मध्य पर्वत है जिस पर जो भी जाना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, लौट के आना नहीं चाहते हैं। तो बात हो रही थी शिला संगम की। गंगा और कोसी का संगम कभी बटेश्वर स्थान की ही समीप हुआ करता था, उसका प्राचीन नाम शिला संगम है। वहीं पर विक्रमशिला जब स्थापित हुई, राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापना की बात की जाती है, तो बताया जाता है कि उसके पहले जो पत्थर पड़े थे, जो शिलान्यास हुआ था या उसको कह सकते हैं, तो वहीं विक्रमशिला की उसी शिला संगम पर पर्वत जो बटेश्वर स्थान जहाँ आज अवस्थित है, वहीं उसी पर्वत पर हुआ था। उसी के बाद पूरा विश्वविद्यालय धीरे धीरे स्थापित होती चली गई। तो बड़ी प्राचीन जगह है। ह्यून-सांग ने बताया था, उसके अवशेष आज भी आप देखते हैं जब जाते हैं, सारी गुफाओं को आप देखते हैं, उसमें किस प्रकार प्राचीन काल में गुप्त काल की शिलाकृतियाँ विद्यमान हैं। महाभारत की पहली शिलाकृति यदि भारत में कहीं मिलती है तो वहीं मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण उठाए हुए हैं, मल्ल युद्ध हो रहा है। अनेक प्रकार की कहानियाँ जो कहीं नहीं मिलती, उसके सबसे पहले जो शिलाकृतियाँ मिलती हैं यहीं मिलती हैं। उसके बाद ही आप कहीं अजंता एलोरा या उसके बाद जो चीज़ें बनती जाती हैं, प्रेरणा कहीं ना कहीं यहीं से प्रारंभ होता है। तो बड़ा महत्व है जिसको हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और जहाँ तक तारनहार की बात है तो देखिए, तारनहार कोई आप सोचेंगे कोई आएगा, तो ऐसा कोई आने वाला नहीं है। हमको, आपको, सबको मिल के सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। यदि जिस दिन हमने अपना काम करना शुरू कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं इस बारे में, इस तरह का हम लोग मिलकर समूह बनाएं, अपनी बात रखें, लोगों को प्रेरित करें, जगाएं, जागृत करें, तो फिर तारनहार की आवश्यकता क्या है। जब लोग जग जाएंगे तो उसी तरह को भी हम जगे थे, तभी विक्रमशिला स्थापित हुई, लोगों को आकर्षित करने लगी। तो आज भी आवश्यकता है लोगों को जगाने की। और तारनहार कहीं दूर से नहीं आएगा, तारनहार हमें स्वयं बनना होगा, संकल्प लेना होगा कि हम इसको फिर से उस गरिमा को वापस लाएंगे। और जिससे हमने ऐसा कर लिया, कोई अवरोधक नहीं रह जाएंगे। इसके निमित्त एक अभियान भी मैं चला रहा हूँ, लेट्स इंस्पायर बिहार, या आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। उस प्रकार की जागृति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर युवा हमारा वो क्षमता रखता है कि स्वयं तारनहार बन सके। परंतु उसके पहले, उसके पूर्व में अपनी क्षमताओं का स्मरण करना होगा, अपनी क्षमताओं को जानना होगा। ये हम लोग कर सकते हैं, मिलजुल कर बताना आपका इतिहास क्या रही है, आपका प्रभाव कहाँ तक रहा है। यदि विक्रमशिला के हर युवक के मन में जो आज आसपास है, इस प्रकार का बोध आ जाए कि वो क्या थे, उसके पूर्वज कैसे थे, कैसे पूर्वज थे जो विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को, उस कीर्तिमान को उस काल में स्थापित कर सके, जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न संचार के माध्यम थे। और तब भी हिमालय से चलकर लोग पढ़ने आते थे। आज तो सब कुछ है। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, सूचना तंत्र इतना विकसित है कि छोटी सी बातें भी कहीं भी आप पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सोच समझ कर यदि एक अभियान को हम चलाएंगे तो निश्चित ही आने वाला समय बड़ा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ खास बातचीत। थैंक यू।